औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि आप सब अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और नेमतों के साए में बिल्कुल खैरियत से होंगे, शाद और आबाद होंगे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये जी हमारे सामने फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है और जस्ट मेरा ख्याल है 2 प्रैक्टिकल्स ऐसे ही हमारे रह गए हुए हैं। तो हमने आज करना है पार्ट 2 का प्रैक्टिकल नंबर 3। 2 क्या है जी? ये इसको पढ़ लेते हैं। टू डिटरमिन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास यूजिंग प्रिज्म। अब ये मैं आपको 2 तरीके से करवाऊंगी। यहाँ जो इन्होंने प्रिज्म के तरीके से कहा है वो भी बताऊंगी और एक इसमें सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब यूज़ करके हम लेज़र लाइट यूज़ करके करते हैं वो भी बताऊंगी। वो इसलिए बताऊंगी कि केमिस्ट्री में ऐसे हुआ था कि जब मैंने केमिस्ट्री का मॉडल पेपर देखा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जस्ट हमें कैल्शियम और सोडियम के आयंस जो हैं वो डिटेक्ट करने एक टेस्ट में, फ्लेम टेस्ट में। लेकिन जब मॉडल पेपर आया तो उसमें उन्होंने स्ट्रॉन्शियम का कलर हमसे पूछ लिया कि उन्होंने हमसे पूछा जी ब्रिक रेड कलर कौन सा फ्लेम टेस्ट हमें देगा। तो वहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, हमें जो है सारे ऑयंस के कलर्स करने हैं और इंशाल्लाह ताला मैं पेपर से पहले आपको कवर करवा दूंगी। तो यहाँ पर भी मैं आपको दोनों तरीके करवाऊंगी, ग्लास स्लैब का भी और प्रिज्म का भी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में 2 तरीक़ों से है। ठीक हो गया। चलें, सबसे पहले वो तरीका करेंगे जो यहाँ पर है। सबसे पहले अपना, हाँ जी, सबसे पहले तो अकेडमी का नंबर नोट डाउन कर लें। नंबर नोट डाउन कर लें कि अगर कोई पीबीए का फ्यूजन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद कंडक्ट होगा, तो वो इस नंबर पे, ऑफिशियल नंबर पे कॉन्सेप्ट क्रशर के व्हाट्सएप करके, मैसेज डीएम करके, तो वो सारी जो है उसकी क्या कहते हैं, सारी की सारी क्या इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, उसको अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर कोई चाहे तो एक कोर्स ज्वाइन करे, कोई चाहे 2 में इनरोल हो जाए, 3 में इनरोल हो जाए, या जस्ट तीनों में इनरोल होना चाहें। ठीक है, लेकिन इसमें बायोलॉजी का शामिल नहीं है, ये जस्ट कंप्यूटर्स वालों के लिए है। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम जाते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। पहले हम कहते हैं प्रिज्म से, और सबसे पहले हम दुआ से स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब जो बुक मैं फ़ॉलो कर रही थी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वो इसलिए, हम जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो प्रैक्टिकल कॉपी हमारे पास वेबसाइट पे गिवन है उसमें जस्ट उन्होंने ग्लास लैब से किया हुआ है, प्रिज्म से नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये वाले मेरे पास नोट्स हैं, इन्होंने प्रिज्म से किया हुआ है, तो हम इसलिए पहले इनको फॉलो करते हैं, फिर मैं आपको उस कॉपी पर लेके जाऊँगी जहाँ पर इन्होंने ग्लास लैब से किया हुआ है। ठीक है, जस्ट वेट, ये आ गया जी हमारा प्रिज्म वाला। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये आप फिगर देखें, आपको एकदम से देखने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी लेकिन ये बहुत आसान है। अच्छा, अब हमने प्रिज्म के ज़रिए क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। हमें पता है कि लाइट जो है उसकी मर्ज़ी है वो रेयर से डेंसर में ट्रैवल करे, डेंसर से रेयर में ट्रैवल करे, लेकिन एक ख़ास बात होती है, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए, यानी ये मीडियम डेंसर है हमारा और इस तरफ का मीडियम रेयर है, तो क्या होता है? तो ये होता है, लेट सपोज कि ये हमारी रे गई है। ठीक है, हम पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में होती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब ये थोड़ा सा एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया और ये इंसिडेंट एंगल हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने देखना है कि हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इस एंगल को बढ़ाऊं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। जैसे कि इस केस में पहले ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और मैंने इसको बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि ये बिल्कुल देखें नॉर्मल के करीब करीब आ गया। ये है अब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दूं, लेट्स सपोज नॉर्मल ड्रॉ किया, ओह वेट, ठीक है जी, ये सारा रेज हो गया था, ये मुझे दोबारा करना पड़ा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि देखें, आप देख रहे हैं जिस तरह मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रही हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। ये उस केस में होगा जब हम डेंसर से रेयर पे जाएंगे, लेकिन रेयर से डेंसर के केस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अब मज़ीद मैं अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देती हूँ। मज़ीद मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, अब ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो मज़ीद इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना हो गया कि फ़र्ज़ कर लेंगे 90 डिग्री हो गया। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाए वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। और उससे आगे आप जितना भी जाएंगे ना तो फिर उसके साथ हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाक़या हो जाएगी क्रिटिकल एंगल के बाद। ठीक है,
ये चीज़ समझ आ गई। दोबारा बता रही हूँ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेकिन डेंसर से रेयर में जाते हुए, रेयर से डेंसर में जाते हुए नहीं, डेंसर से रेयर में जाते हुए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, वो हमारा अब ये आई नहीं रहा, अब ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया, यानी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो गया क्रिटिकल एंगल के। क्लियर? ये थी हमारी सारा कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा जब हम देखें, अब हम जाते हैं, अब हमारा फ़र्ज़ करें कि ये क्रिटिकल एंगल हमें पता चल गया, ये क्रिटिकल एंगल था। अब ज़ाहिर बात है क्रिटिकल एंगल से आप यहाँ पर इस तरफ जब अपना ये एंटी क्लॉकवाइज जितना भी आगे जाएंगे, जितना भी एंगल बढ़ाते जाएंगे, आपकी अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाक़या हो जाएगी। ठीक है, अब इस केस में आपकी यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया? और यही चीज़ आपकी जो इंटरनेट घरों में आते हैं, ब्रॉडबैंड नहीं लेकिन जो आपकी ऑप्टिक केबल आती है वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जिसकी वजह से डाटा ट्रांसमिशन बहुत आसान हो जाती है। तो ये था हमारा सारा कॉन्सेप्ट किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टोटल रिफ्लेक्शन का क्या ताल्लुक है जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, स्नेल्स लॉ कहता है, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। साइन ऑफ N1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, साइन ऑफ I यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, और फिर N2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और साइन ऑफ R। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, N/N2/N1 लिख सकते हैं, इसको इज इक्वल टू साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, और N2/N1 को आप N से रिप्लेस कर सकते हैं, साइन ऑफ I। ये यहाँ पर इसका यूज़ नहीं है लेकिन जस्ट मैं इसको रिवाइज करवा रही हूँ, साइन ऑफ R। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल गया कि N बराबर होता है N2/N1 के। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/sin ऑफ C यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ C। तो इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि आपको किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, पहले आप इन दोनों का रेसिप्रोकल लें, यानी कि आप इसको उल्टा कर दें। दिस इम्प्लाइज डेट 1/n इज इक्वल टू साइन ऑफ C। ठीक है, और साइन को जब आप इस साइड पर ले आएंगे तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/n इज़ इक्वल टू C, यानी कि इस फॉर्मूले से आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, और अगर क्रिटिकल एंगल पता है तो आप उससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल उसको मैनिपुलेशन है, ये सब आपने बहुत अच्छी तरह से सीखी हुई है। ठीक है, अब हम अपने प्रिज्म पे आ जाते हैं। अब ये वाली फिगर आपको देखने में तो ना थोड़ी सी डेंजरस लग रही होगी, मैं आपको बहुत सिंपल करके बताती हूँ, वेरी सिंपल। सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें आपको प्रिज्म को कैसे रखना है। प्रिज्म को आपने इस तरह रखना है। ठीक है, आप प्रिज्म को ऐसे नहीं रखेंगे इस केस में, ठीक है, वरना आपको फिर ये वो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, आपने ऐसे करके ऐसे रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ लगाना है, यहाँ पे हमें इस साइड पर पिन लगानी है और इस साइड पर उसकी रिफ्रैक्शन देखनी है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको ऐसे वैसे कैसे भी रखेंगे ना, तो यहाँ पर हमें पिन लगानी है, और उसकी यानी जो भी चीज़ हमें यहाँ लगानी है, हमें यहाँ उसकी रिफ्रैक्शन देखनी है। तो फिर मसला संगीन और शदीद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको ऐसे रखें ताकि हमें भी मसला ना हो। ठीक है, आपने एक पेपर लिया और उसके ऊपर बिल्कुल वाइट शीट ऑफ पेपर लिया, उस पर आपने अपना प्रिज्म रखा और प्रिज्म की आउटलाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, प्रिज्म की आउटलाइन ड्रॉ की और प्रिज्म को उठा दिया, और लेट सपोज कि आपने इसको नाम दे दिया, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, इन्होंने भी चलें यही नाम दिया है, चेक कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक पिन लगानी है, आपने एक पिन, मैं सर्कल इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये पिन लगाने का सर्कल है। इन्होंने यहाँ पर पॉइंट P पे एक पिन लगाई है, इन्होंने यहाँ सर्कल ड्रॉ नहीं किया, जस्ट एक डॉट लगा दिया, और यहाँ बहुत सारे डॉट्स हैं तो बच्चे समझेंगे हर जगह पिन लगानी है। नहीं जी, हर जगह पिन नहीं लगेगी हर डॉट पे। ठीक है, जस्ट P आपका एक डॉट है जिस पर आपने पिन लगानी है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा कि जब आपने इसमें एक पिन लगा दी तो फिर आपने अपने प्रिज्म को इसी पोजीशन पे, यानी इसी जो आपने ट्रेस किया है प्रिज्म का, इस पे प्रिज्म को रख देना है। अब आपने इस साइड पर आकर आपने इस पिन का इमेज चेक करना है। ठीक है, अब जब आप इसका इमेज देखेंगे तो क्या होगा, जाहिर ही बात है कि आपको ये रिफ्रैक्शन नज़र आएगी। आप देखते रहें, जहाँ जहाँ आपकी आई फ़र्ज़ करें, यहाँ आपकी आई है, EY लिख देती हूँ, आई है इस साइड पर। अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आई को आगे लाएं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको इस पिन की रिफ्रैक्शन यहाँ इस साइड पर नज़र आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, आपको इस पिन की रिफ्रैक्शन इस साइड पर नज़र आनी बंद हो जाएगी। आपने उस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे जाना है। ठीक है, और दो इसी की लाइन में, जैसे हमने पिछले प्रैक्टिकल्स में 2 पिन्स लगाई थी, इसी तरह आपने ना
यहाँ पर 2 पिन्स लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्कल इसलिए कर रही हूँ कि ये पिन्स के निशान है, आपको पता चले कि ये पिन्स के निशान है और आपने इसको ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। लेट्स सपोज इसको ना हमने पी नाम दिया था पिन को, इस पिन को हम क्यू नाम दे देते हैं, इसको हम आर नाम दे देते हैं, ठीक हो गया, क्लियर, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने पहले देखना है कि पी, आपने जो पिन पी लगाई है इस साइड पर आकर कि आपकी जो पिन है वो डिसअपियर किस पॉइंट पर हो रही है। फिर आपने उस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे जाना है जहाँ पर आपको फेंटेस्ट यानी कि मध्यम तरीन इसकी इमेज नज़र आए ना, वहाँ आपने पिन्स लगा देनी है, ठीक है। अब बस हमारा काम हो गया, अब हमने जस्ट रफ वर्क करना है और अपना क्रिटिकल एंगल हमें मिल गया, समझें, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल कैसे मिलेगा, अब आपने अपना प्रिज्म हटा देना है, सारा कुछ हो गया, और आपने इस लाइन को भी यहाँ से पी और क्यू को ज्वाइन कर देना है जिस पॉइंट पर ये मिलेगी। इस पॉइंट को लेट्स सपोज कि हम एस कह रहे हैं, वो लोग भी एस कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक डॉट लगाया है जिसकी वजह से बच्चे समझेंगे कि यहाँ भी पिन लगी है। नहीं जी, जहाँ जस्ट मैं आपको सर्कल कर देती हूँ जिन पॉइंट्स पे पिन लगाई है हमने, जस्ट 3 पिन्स का इस्तेमाल होगा, इसके अलावा कहीं पिन का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पॉइंट पी पे अपनी कंपास को रखना है और एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेना। और आपको पता है आपने 9th में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में पढ़ा, एल्टीट्यूड, अगर हमने किसी भी पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो हम उस पॉइंट पे कंपास रख के जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर आर्क लगा देते हैं। फिर उसके बाद आपने इस पॉइंट पे रख के, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, फिर आपने इस पॉइंट पे रख के और इस पॉइंट पे रख के आर्क लगानी है, ठीक है। इट इज़ द एल्टीट्यूड, ठीक है, आपने इसको इससे मिला देना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगेन कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको बहुत 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 आसानी से समझ में आ जाए मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद लेट सपोज कि ये जो बी सी पर कट कर रहा है इस पॉइंट को आपने एल कह दिया, इन्होंने भी एल कह दिया। अब पी एल एक परपेंडिकुलर है, ऑफ कोर्स पी परपेंडिकुलर है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पी पर ही अपना रख के ना कंपास को यहाँ तक की लेंथ चेक कर लेनी है। फिर आपने यहाँ रख के यहाँ कट लगा लेना है कि ये बराबर हो जाए, यानी कि पी एल पे आपने बराबर एक लेंथ बना लेनी है। लेट्स सपोज के इट इज़ डी, ठीक है, एल डी, ठीक है। अच्छा, अब आपने बस, अब आपका काम ख़त्म, आपने क्या करना है, आपने इस एस और डी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब जाहिर ही बात है कि ये बी सी को कहीं कट करेगा, लेट्स सपोज कि इस पॉइंट को हम एम कह दें। एम का मतलब ये नहीं है कि ये बी सी का मिड पॉइंट है, नो, जिस पॉइंट पर डी और एस बी सी को कट कर रहे हैं इट इज़ एम, बस आपने ये ड्रॉ कर देना है, ठीक हो गया। चलें जी, अब हमने क्या करना है, हमने इस एम को इस पी से ज्वाइन कर देना है, इस एम को इस पी से ज्वाइन कर देना है। आपका जो पी एम एस एंगल है ना, एंगल पी एम एस, क्रिटिकल एंगल उसका हाफ होगा, क्रिटिकल एंगल उसका क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताया कि क्रिटिकल एंगल उसका हाफ होगा। आप चाहें तो इस यहाँ पर एक आर्क लगाएं और उसका एंगल बाइसेक्टर बना लें, तो यहाँ पे भी आप ऐसे सी करके इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, और चाहें तो पीएमएस का हाफ कर लें, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट पीएमएस का हाफ होता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्लियर, आसानी से बात समझ आ गई। ये आखिरी बात दोबारा बता देती हूँ, वेट, देखें, मैंने आपको कहा पी एम एस, ये पी है, ये एम है, ये एस है, ठीक है। पी एम एस एंगल का हाफ आपका क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप पी एम एस को मैयर कर लें और उसका हाफ ले लें, या फिर आप क्या करें कि पी इधर एम पर ऐसे एम पे अपनी कंपास रखें, एम पे अपनी कंपास रखें और ऐसे एक आर्क लगाएं और यहाँ रख के और यहाँ रख के कट लगाएं यहाँ पर, और ये आपको पता है कि ज़ाहिरी बात है कि आपका ये हाफ होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर बन गया, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल है। आप दोनों तरीक़ों से ले सकते हैं, ठीक, क्लियर। चलें, अब हम फिगर समझ लेते हैं। फिगर में मैं दोबारा आपको बता दूं कि इट इज़ पिन पी, इट इज़ पिन क्यू एंड इट इज़ पिन आर, इसके अलावा कोई और पिन इस्तेमाल नहीं हुई। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, 4 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, वो जस्ट आपको उन्होंने बना दिए हैं, वो पिन्स नहीं हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलें, अब आपने अपना एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल निकाल लिया, कैसे, आपने पी एम एस का हाफ ले लिया तो आपको क्रिटिकल एंगल मिल गया। देखें, दिस इज़ पी, दिस इज़ एम एंड दिस इज़ एस, ठीक है। ये एंगल आपका, ये एंगल आपने मैयर कर लेना और क्रिटिकल एंगल इसका हाफ होगा, ठीक। अब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना था ना, तो हमने क्या करना था, टू डिटरमिन क्रिटिकल एंगल, नहीं जी, हमने यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ही निकालना था, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। उन्होंने एंगल पीएमएस निकाला है यहाँ पर, ठीक है, एंगल पीएमएस निकाला और फिर उस एंगल का हाफ ले लिया। अब ये जो 2 निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको आप लेस देन और ग्रेटर ना समझिएगा, ये एक्चुअली एंगल के निशान है, यहाँ थोड़े से गलत प्रिंट हो गए, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैं लिख देती हूँ, C इज़ इक्वल टू 1/2, ये एंगल पीएमएस है, एंगल पीएमएस इज़ इक्वल टू एंगल पीएमएन, एम एन ही है ना, यस, एंगल पीएमएन, ठीक है। ये एंगल के निशान है, ये जो है
ये आपके ग्रेटर और इक्वल नहीं है। ठीक हो गया। चलें, अब जब आपके ये आ जाएंगे तो आपने इसको फार्मूले में पुट कर देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का निकल जाना है, आपने इसका मीन ले लेना है क्रिटिकल एंगल का, और आपने इसका इस फार्मूले में पुट करना है, तो आपको 1.5 ये जो भी आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। ये बहुत ही आसान सा प्रैक्टिकल था, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। अब मैं आपको ये ग्लास स्लैब से करवाती हूँ, जस्ट वेट। ये लें जी, ये आपकी आ गई प्रैक्टिकल नोटबुक, यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। ये रहा जी 12.3। वो कह रहे हैं डिटरमिन द क्रिटिकल एंगल ऑफ गिलास यूजिंग अ सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब। यहाँ वो सेमी सर्कुलर ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं और एक लाइट रे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वो कह रहे हैं प्रिज्म से कर लें। प्रिज्म से करेंगे तो आप पिन यूज़ करेंगे, और अगर आप ग्लास स्लैब से करेंगे सेमी सर्कुलर तो आप लाइट रे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रैक्टिकल है। आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं समझा चुकी हूँ, वही फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा है। देखें जी, ये आपके पास एक गिलास स्लैब है जो कि सेमी सर्कुलर है, आप सबको नज़र आ रही होगी। और आप सबको पता है कि जो गिलास है आपका वो डेंसर मीडियम है, और आपकी जो एयर है वो रेयर मीडियम है। अब आप देखें कि आपने यहाँ पे ये आपका सेमी, पहले आपने क्या करना है, पेपर पेन लेके उसके ऊपर ऐसे सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब ड्रॉ कर लेनी है, उसकी आउटलाइन बना लेनी है, और इस पॉइंट को आपने ए बी कह देना है, और आपने ए और बी पे रख के यहाँ पे वो बना लेना है, इसका क्या कहते हैं, मिड पॉइंट, यानी कि आपको सेंटर चाहिए। ये आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 10th में भी बहुत किया है, ठीक है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री किया उन्हें पता है कि अगर हमने किसी भी लाइन का हमें मिड पॉइंट चाहिए, तो हम उसकी दोनों साइड्स पे रख के ऊपर और नीचे आर्क्स लगाएंगे, तो जिस पॉइंट पे वो आर्क्स कट करेंगी वो उसका मिड पॉइंट होगा। लेट सपोज कि मैं इसके मिड पॉइंट को ओ कह रही हूँ, क्योंकि ये एक सर्कल है और ये मेरी सर्कल का सेंटर हमेशा सेंटर में होता है। तो आप किसी भी सर्कल का डायामीटर पे रख के अगर आप आर्क्स लगाएंगे तो आपको जो सर्कल है उसका सेंटर मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले इसका सेंटर मालूम कर लेना है, क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए, इस नॉर्मल की वजह से। फिर आपने क्या किया, आपने जस्ट अपनी फ़र्ज़ करें कि लेज़र बीम यहाँ रखी और आपने एक रे यहाँ पे फेंकी, ठीक है। अब जाहिर बात है कि ये इंसिडेंट रे है, और आपको पता है कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो आपकी जो लाइट है अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ी सी नॉर्मल से अवे हो गई। आप इसको बढ़ाते गए, आप अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। जब आप अपनी इस लाइट लेज़र को यहाँ इस तरह मूव करते गए इस डायरेक्शन में, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता गया, यहाँ तक कि आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो आपका 90 डिग्री हो गया। देखें जी इस फिगर में, ठीक है। यहाँ पर देखें कि आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये जो आपका फिगर में है रिफ्रैक्टेड एंगल, इस केस में 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल, मसला ही नहीं है। अब उस क्रिटिकल एंगल से आप आगे जितना भी जाएंगे ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाक़या हो जाएगी, ठीक हो गया। तो यही हमारा फिनोमेना था, हमने ग्लास स्लैब पे ऐसे ही काम करना है। ये देख लें, ये आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अच्छा अब बड़े ही मज़े का काम है। हमने क्या करना है, हम जाते हैं, देखती हूँ मैं इसमें दूसरी कोई है फिगर इन्होंने बनाई हुई है। चाहिए तो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। कोई इतने ख़ास क्वेश्चन आंसर नहीं है, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आंसर हैं इसके, वो भी हो जाते हैं। अच्छा अब देखें कि हमने क्या किया, हमने एक पेपर पेन लिया और उसके ऊपर हमने ये ड्रॉ कर लिया और दोबारा हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेट्स सपोज कि ये हमारी ऐसे है और हमने सर्कुलर साइड पे लेज़र रखनी है। लेज़र किस साइड पे रखनी है, सर्कुलर साइड पे। आपने इसका मिड पॉइंट मालूम किया नॉर्मल की वजह से, ठीक है। अच्छा, आपने लेज़र को ना इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है, ताकि अगर आप मतलब ठीक है, हाँ मसला नहीं है। इस लेज़र को आपने मूव करना है, इस तरह मूव करना है कि जब आप पहले तो आपका जब वेट ठहरे, मैं आपको ना थोड़ा सा और तरीके से समझाती हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें कि आप ये यहाँ से लेज़र मार रहे थे और आपको रिफ्रैक्टेड रे नज़र आ रही थी, ठीक है। फिर आपने फ़र्ज़ करें कि थोड़ा सा और किया, थोड़ा सा और आगे लेके गए, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आपको फिर भी रिफ्रैक्टेड रे हल्की हल्की नज़र आ रही थी इधर से बाहर निकलती हुई ग्लास स्लैब से। आपने वो पॉइंट पर लेज़र को स्टॉप करना है जिस पॉइंट पर आपकी रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल इस सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब के बाउंड्री के साथ मूव करनी शुरू कर दे, ठीक है। इसकी स्ट्रेट लाइन के साथ मूव करनी शुरू कर दे, इसमें से बाहर आपको नज़र नहीं आए, ठीक है। तो उस पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, उस पॉइंट को आपने क्रिटिकल एंगल समझना है, उस पॉइंट को आपने नोट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, और वो आपका क्रिटिकल एंगल है। और सारी की सारी कैलकुलेशंस वैसी ही हैं जैसी हमने अभी पीछे प्रैक्टिकल में की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।
सेम देखें जी, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने लेना है, सारा कुछ वही है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कंप्लीट द डायग्राम टू शो वेयर द फिश अपीयर्स टू बी। अब आपको पता है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपको बार बार वो फिगर दे के पूछेंगे कि ये जो है डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है और ऊपर रेयर है, ठीक है। तो जब आपकी फ़िश जो है, ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ दो, ताकि आपको आसानी हो जाए। फ़र्ज़ करें कि ये दो नॉर्मल्स हैं, ठीक है, सरफेस पर। अब आपकी जो आई देख रही है, ज़ाहिर ही बात है कि वो हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। आपको फ़िश यहाँ नज़र आ रही है ना, लेकिन ये फ़िश कहीं यहाँ है नीचे, ठीक है। ये देखें, ये फ़िश कहीं यहाँ है, ठीक है। बल्कि ये इतना अच्छा नहीं बना, मैं दोबारा बनाती हूँ। आप इस लाइन को वो बिल्कुल सीधा सीधा, ये फ़िश यहाँ है कहीं, ठीक है। क्योंकि आपकी अगर लाइट बेंड नहीं होगी, डेविएशन ही नहीं होगा, बेंडिंग ही नहीं होगी, तो फिर तो चीज़ वहीं नज़र आएगी जहाँ पर होती है। जैसे कि आप बग़ैर मीडियम के, आपके सामने एक पेन पड़ा है, वो वहीं पे नज़र आएगा, लेकिन आप उस पेन को किसी गिलास में डाल देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास में जो पानी अगर है तो वो डेंसर मीडियम है और लाइट ने बेंड हो जाना है, ठीक है। और मज़े की बात, अगर आप खाली गिलास में भी देखें तो भी उसकी पोजीशन क्लियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गिलास भी एयर से डेंसर मीडियम है। लाइट पहले डेंसर में जाएगी, फिर ग्लास से निकल के रेयर यानी कि हवा में जाएगी। ठीक हो गया, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला पढ़ते हैं। वाई डज अ रोड अपीयर्स वेट, ये बड़े मजे का है। व्हेन वन लुक्स आउट ऑफ द कार एट अ डिस्टेंस पॉइंट इन अ समर आफ्टरनून। अगर आप एक समर आफ्टरनून में हॉट डेज में देखें कि आपका ये रोड है, इस पर आपको पानी नज़र क्यों आता है दूर से? वो इसलिए नज़र आता है कि आपकी जो हॉटर डे होता है ना, समर का डे होता है, उस पर आपका जो रोड्स होते हैं ना, रोड्स के पास पास आस पास, यानी यहाँ पर जितने भी आपके करीब करीब एयर करंट्स होते हैं ना, ये सब बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। और ज़ाहिर ही बात है कि उसके दूर होते जाएंगे, रोड से ऊपर होते जाएंगे, तो वो एयर करंट्स जो हैं आपके, वो कोल्ड होते जाएंगे, तो मीडियम का फ़र्क पड़ जाएगा। मीडियम का फ़र्क पड़ेगा तो वो रिफ्रैक्शन उसकी इस तरह से होगी, जब लाइट जो है सन से आ रही है लाइट, और सन से लाइट आ रही है, पहले ऊपर कूलर एयर है, फिर हॉटर एयर है वो, और अगर आपकी गाड़ी से लाइट निकल रही है तो फिर वही रिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस हो जाना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कैन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अक्कर व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर टू अ बाउंड्री विद अ ग्लास। ठीक है, अब वाटर से निकल रही है और गिलास की बाउंड्री पर जा रही है, इस तरफ गिलास है, तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कानून कहता है कि डेंसर से रेयर में जाए, ठीक है। तो वाटर डेंसर है कि ग्लास डेंसर है? कौन आंसर करेगा जी? कौन आंसर करेगा? ग्लास डेंसर है कि वाटर डेंसर है? जी, ग्लास डेंसर है, ठीक है। तो जब आपकी, ओहो पेन बंद कर दिया मैंने, जब वाटर से ग्लास में जाएगी रे, वाटर से, वेट थोड़ा क्लियर करके बनाती हूँ, ये वाटर है, ग्लास का जस्ट मैं जी लिख रही हूँ, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, और वाटर से आपकी ग्लास में जाएगी, तो ज़ाहिरी बात है कि टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी नहीं। ठीक हो गया, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्लास आपका रेयर है एज़ कंपैरिजन टू, सॉरी, वाटर आपका रेयर है एज़ कंपैरिजन टू ग्लास, ठीक है। ग्लास इज़ मच डेंसर देन वाटर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आपकी डेंसर से रेयर में जाए, ठीक है, मीडियम चेंज हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है, इफ़ अ रे बॉक्स इज नॉट अवेलेबल व्हाट अल्टरनेट मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल? पिन वाला मेथड, ठीक है। रे बॉक्स नहीं है, आप लेज़र यूज़ कर लें, लेज़र नहीं है, आप पिन यूज़ कर लें, मसला ही नहीं है, ठीक है, कॉमन पिन्स यूज़ कर लें। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद द हेल्प ऑफ द सेम ऑपरेटर्स बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तो ये भी मसला नहीं है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? आपने क्रिटिकल एंगल निकालना है ना, स्नेल्स लॉ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें। कैसे? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ठीक है, इससे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन है? ये है, और मैंने आपको कहा था अभी पीछे भी बताया है कि जब आप इसको वो कर देंगे, इसका दोनों के रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये आपका साइन इनवर्स, और इसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है क्योंकि आप पहले वन अपॉन एन निकालेंगे, यानी कि सी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/n, ठीक है, क्लियर। चलें, नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑब्टेन अ लाइट स्पेक्ट्रम यूजिंग अ रे बॉक्स एंड अ प्रिज्म। मसला ही नहीं है, आप उसको इस तरह से एडजस्ट करते जाएं। एक प्रिज्म लें, कोई मसला नहीं है, प्रिज्म लें और उसको रे बॉक्स को इस तरह से यहाँ पे रे बॉक्स से एडजस्ट करते जाएं, और इस साइड से इसको वॉच करें कि आपका जो है वो स्पेक्ट्रम यानी कि डिफरेंट कलर्स में फॉर्म हो जाए, ठीक है।
तो कोई मसला नहीं है। और वो क्या कहता है, वाई आ फिश, ओके, ये तो वही सवाल बार बार आ रहा है। वाई आ फिश डीप इन वाटर इज़ एबल टू सी द फिशरमैन स्टैंडिंग एट द रिवर बैंक, जी रिफ्लेक्शन की वजह से और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डेंसर से फिश जो है वो डेंसर में है, डेंसर से रेयर में, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, पीछे भी मेरा ख्याल है बाकी 2 प्रैक्टिकल्स में भी ये क्वेश्चन ज़रूर था, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाएं और मॉडल पेपर भी वहाँ पे सॉल्व होके अपलोड है, और ये वाला प्रैक्टिकल भी आपका कंप्लीट हो गया है। कितने प्रैक्टिकल्स रह गए हैं आपके? आई थिंक 2 प्रैक्टिकल्स रह गए हैं। सेक्शन बी के सारे हो गए हैं ना आज? यस, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। और सेक्शन ए के 2 प्रैक्टिकल्स रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और एग्ज़ाम्स के दिनों में भी साथ साथ रहेंगे इंशाल्लाह, आपका और हमारा साथ रहेगा। अच्छा, एक मज़े की बात आपको और दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये देखें जी, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, किसके हैं? ये हैं मेरी यूट्यूब चैनल के। अब आप मज़े की बात देखें कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की आजकल इतना ज़्यादा व्यू टाइम आ रहा है, लेकिन किसकी तरफ से आ रहा है? जो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जस्ट वीडियो को वॉच करते हैं और आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो काइंडली पहले सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो को वॉच करें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।